मूवी देखते होंगे ना आप लोग। और पठान तो ज़रूर देखी होगी आपने। एक छोटी सी वीडियो में आपको फिल्म देखने का नज़रिया बताते हैं, क्योंकि हमको असल में ना खबरें पढ़ने आती हैं, ना हमें सिनेमा देखना आता है। हमको टीवी पर जो भी परोसा जाता है हम उसको देखते रहते हैं, यहाँ तक कि हमें खबर टेलीविज़न पर भी देखनी नहीं आती है। तो हमें क्या देखना है और उसमें से क्या निकालना है ये हमको यकीनन नहीं पता होता। आज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि बचपन में हमको एक चीज़ सिखाई गई थी, और हमें जब सिनेमा के बारे में एक प्रस्ताव लिखने को कहा जाता था तो हम लिखते थे सिनेमा समाज का आईना होता है। जबकि मेरा मानना क्या है कि समाज बनता है सिनेमा का आईना। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि सिनेमा को प्रमोट कैसे किया जाता है, कौन सी फिल्में सुपरहिट बनाई जाती हैं। क्योंकि जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में एक चीज देखी होगी कि एक बहिष्कार गैंग था जो बॉयकॉट गैंग के नाम से मशहूर हुआ, और उसके चर्चे चलने लगे हर अखबार में, टेलीविज़न में और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पर। किसी भी बड़े सिनेमा के ऊपर, किसी भी बड़े सिनेमा की कोई बड़ी मूवी हो, मतलब कहने का मतलब सिनेमा हाउस कोई बड़ा है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसकी कोई अच्छी सी फिल्म हो, उसके लिए एक मेन स्ट्रीम मीडिया में अच्छी खासा प्रचार किया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा शाहरुख खान ने और यशराज फिल्म्स ने अपनी पठान मूवी की कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की। इसके लिए इन्होंने भाजपा के कुछ लोगों को हायर किया जो टॉप प्रायोरिटी पे बैठे थे। उन्होंने एक बहिष्कार का एक हैशटैग चालू किया, और उससे इस फिल्म का नाम जन जन तक ऑटोमेटिकली पहुंच गया। जैसे कि आपको मालूम ही है, अमित शाह जी ने कहा था कि हमारे पास 80 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो हम पूरे देश में अगर कोई बात पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो सच्ची हो, चाहे वो झूठी हो, चाहे वो अफवाह हो, चाहे वो नफरत भरी हो, चाहे जो भी हो, वो 5 मिनट के अंदर पहुंच सकती है। ऐसा उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोला भी था। अब बात वहीं पर आते हैं, ये फिल्म हिट क्यों दिखाई जा रही है? ये फिल्म मुझसे मेरे एक साथी ने एक बार कहा था, जैसे मैंने अपने फेसबुक पर लिख दिया कि जो ये बहिष्कार गैंग है, जिसको हम बायकॉट गैंग बोलते हैं, ये फिल्म पठान को हिट करवाने में लगा हुआ है। अब कुछ लोगों ने तो फिल्म इसलिए देखी कि बीजेपी उसका विरोध कर रही थी, और कुछ लोगों ने इसलिए देखी कि देखते हैं इसमें विरोध करने जैसा क्या है। और हमने तो ये इसलिए देखी कि बीजेपी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, प्रधानमंत्री को इतनी रुचि क्यों है इस फिल्म के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस फिल्म को इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है। इस चीज को गौर करते हुए हमने फिल्म देखी, और फिल्म को देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि भारत के लोगों को अभी फिल्म देखना नहीं आया है। ऐसा हमारे एक पत्रकार बंधु हैं, आपका रिपोर्टर करके एक चैनल है, हमारे महेंद्र सिंह, महेंद्र भाई ने कहा था कि अभी हमको फिल्में देखना नहीं आया है, और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं थोड़ा सा आपको इसका पठान मूवी के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताता हूं कि इस फिल्म के अंदर बड़ी स्पष्ट तौर पर प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको फिर से उसी बिंदु पर जाना होगा जहां पर हम लोग इस पूरे के पूरे बॉलीवुड को ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा गैंग है। यानी सिनेमा केवल कला नहीं बची है। आपको याद होगा जब धर्मेंद्र को कोई भी बड़ा पुरस्कार नहीं मिला, और जब अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार डुपरस्टार बनाया गया, उस वक्त धर्मेंद्र से पूछा गया था, और धर्मेंद्र और आमिर खान दो लोग ऐसे हैं जो कभी भी किसी पुरस्कार को लेने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि असल में बॉलीवुड उन्हीं का बनाया हुआ है, और बॉलीवुड में राज उनका चलेगा। यदि आप पुरस्कार ले लेते हैं
तो आपको उनकी गुलामी करनी होगी और आपको उस तरह की फिल्में करनी होगी जिस तरह की प्रोडक्टिव प्रोग्रामिंग ये करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ में मेन मुख्य तौर पर आती है? इसमें मुख्य तौर पर आती है कि समाज को वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट सिनेमा ने दिया। कपड़े कैसे पहनने हैं हमारी बहू बेटियों को, ये कॉन्सेप्ट सिनेमा ने दिया। हमारे घरों में सास बहू के झगड़े कैसे बजने हैं, ये हमको टेलीविजन ने सिखाया। यहां तक कि न्यूज़ चैनल भी सास भी कहू कभी बहू थी को ही दिखाते थे। मतलब अगर कोई व्यक्ति उन नाटक वाले सीरियल्स को नहीं देख रहा है तो उसे दूसरे चैनल पर प्रमोट किया जाता था और आपको बार बार कभी हास्य बनाकर कभी किसी तरह से यह मजबूर किया जाता कि आप एक बार उस सीरियल को देखिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होते हैं, आज़ादी के नाम पर एक अश्लीलता का जो मुजाहरा करना है वो कैसे करना है, घरों को कैसे तोड़ना है, अपने समाज में वो चीज़ें प्रचलन में कैसे लेकर आनी है जो वो चाहते हैं। अभी जैसे आजकल की बात आप देखेंगे, एक भी फिल्म या नाटक आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गे या लेस्बियन का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। नॉर्मली सभी में मिलेगा, यहां तक कि कार्टून्स में भी तो लिप टू लिप केस आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आज से 15 साल पहले की हॉलीवुड की फिल्में देखें तो उनमें वो चीज़ें उस वक्त भी थी। यानी कि समाज के एक एक तबके को ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर लेते हैं और आपके दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं कि ऐसी चीज़ें समाज में हैं। असल में वो होती नहीं है, लेकिन सिनेमा से हम ये मानना शुरू करते हैं। वो लोग जो बेचारे समझते कम है, जो देख करके उसको मान लेते हैं, वो मानते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। और हम जैसे लोग जब कभी आपको कहेंगे कि ऐसा होने वाला है या ऐसा करने वाले हैं, तो आपको वो लोग जो भोले भाले लोग हैं वो कहेंगे कि तुम तो फिल्मों वाली बात कर रहे हो, ऐसा तो फिल्मों में होता है, सच्ची में ऐसा नहीं होता है, और हमारी बात की क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी जाती है। आपको ध्यान होगा 6 महीने पहले हमने आपको चेताया था कि ये जो 2 अंबानी और अडानी नाम के जो बड़े ट्विन टावर्स खड़े किए हैं, तो जिस वक्त इस देश की अर्थव्यवस्था को गिराना होगा इनमें से एक को गिरा दिया जाएगा। ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है? आपको क्या लगता है ये अचानक से आई है और आप अचानक से शेयर लुढ़के के हैं? अरे नहीं भैया जी, बाकायदा एक पूरी तरह से योजना बना करके आपके जो पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर यूनिट की जितनी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को उनके शेयर्स जो हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को अडानी जी के यहां पर लगाया गया है। उस पैसे को, आम जनता का पैसा उन कंपनियों के थ्रू अडानी की कंपनियों में लगाया गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को बकायदा समय से इन्होंने एक तरह से प्रोजेक्ट किया है। आपको क्या लगता है, जनता की अदालत में पहली बार अडानी आता है और उसके कुछ ही दिनों बाद ये रिपोर्ट आती है और फिर इसके शेयर जो हैं, और आज देश के लोगों का लगभग 8 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। ये डूबा नहीं है मेरे दोस्तों, ये डुबाया गया है, डुबोया गया है। ये योजना के तहत हुआ है और ये हम आपको बहुत पहले से बता रहे हैं। नोटबंदी योजना के तहत बर्बादी थी, जीएसटी योजना के तहत बर्बादी थी, ऑनलाइन पेमेंट का प्रक्रिया योजना के तहत बर्बादी थी। आपको नहीं समझ आएगा तो जाइए 2009 के चुनाव से पहले 2008 में, भारत में आम चुनाव 2009 में होता है और पूरी दुनिया में मंदी 2008 में आती है, और वहां पता चलता है कि भारत में तो मंदी आई ही नहीं, क्योंकि देश में 23-24% सेविंग्स हैं। यानी 23-24% जनता सेविंग पर, अपनी बचत पर काम करती है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट किया जाता है और आपको कर्जे में रखना शुरू किया जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड को बेचने वाली कंपनियों की रिसर्च ये कहती है कि क्रेडिट कार्ड आपको अपनी औकात से ज़्यादा खरीदने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि आपको ईएमआईज जो है वो आसान लगती हैं और फिर आप बोझ तले दब जाते हैं। उसके बाद यदि कोई सरकार ऐसी कोई केमिकल आपके शरीर में डालने लगती है जो आप डलवाना नहीं चाहते हो, तो सरकार आपको कहेगी कि या तो डलवाइए, नहीं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और यदि आप ने ईएमआईज ले रखी हैं, यदि आप कर्जदार हैं, तो आपके पास
यदि आपने लोन ले रखा और आपको ईएमआईज भरनी होती हैं, तो आपके पास सरकार की बात को मानने के अलावा और अपना शरीर सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। इसको हम प्रोस्टिट्यूशन के दायरे में ही लेते हैं। तो सरकार ने पैसे के लिए, नौकरी के लिए डर दिखाकर भारत के लोगों को वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर कर दिया। आपको लगता होगा ना कि वेश्यावृत्ति केवल वहाँ कुछ खास इलाकों में और एक खास प्रतीक, मतलब एक प्रतीक है कि केवल यही लोग वेश्यावृत्ति करते हैं। नहीं, किसी चीज के बदले में अपना शरीर और आत्मसम्मान सौंप देना भी वेश्यावृत्ति की श्रेणी में आता है। आपने अपना शरीर बेचा है यदि आपने सरकार की बातें मानी है तो। और अगर आपको इससे बुरा लगता है तो मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे, मैं चाहता हूं कि आपका स्वाभिमान जागे, मैं चाहता हूं कि आप इससे आपके अंदर एक आग जले और आप सरकार से पूछें कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बच्चों के साथ जबरदस्ती करने की। एनी हाउ, हम आपको फिल्म पर फिर से लेकर के आते हैं। मैं कुछ सोच रहा था जिस वक्त के मैं इसको समझ रहा था कि शाहरुख खान ने और सलमान खान ने, मतलब पुलिस वालों के किरदार, एक आशिक के किरदार, लड़कियों से प्यार करने का तरीका और जीने का, कॉलेज में जाने का और आने का, उन सारे मुद्दों पर फिल्म बनाई। और उन सारे मुद्दों में खास तौर पे जब शाहरुख खान की बात आती है तो यशराज फिल्म का ही नाम आता है। मतलब जो विदेशों में जाकर के शूटिंग्स हैं, सबसे ज़्यादा शूटिंग्स इसी यशराज फिल्म्स की फिल्मों में ही होती हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा बजट इनका होता है और सबसे लंबी फिल्में भी इन्हीं की चलती हैं, ये आपको मालूम ही होगा। फिर इस देश के अंदर अमिताभ बच्चन को बनाया गया। अभी आप देखिएगा, मतलब आप इसको कड़ियों को जोड़ते रहिएगा। आपके पास अमिताभ बच्चन की आवाज़ है जो आपको बताएगी कि दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, है ना। और चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का हो, चाहे इस पूरे के पूरे गेम प्लान को आपको वॉइस मैसेज के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू कौन बता रहा है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को किसने उठाया? वो कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति ने उठाया। और एक आपने बिग बॉस भी देखा होगा, वो किसका था? वो साहिब का था। फिर शाहरुख खान का था। फिर इससे पहले एक फिल्म स्टार हुआ है बहुत ज़बरदस्त, यूसुफ खान, शायद आपको उसका नाम पता होगा। हमारे देश में उनको दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता है, वो भी किंग माने जाते हैं सिनेमा के। जॉन इब्राहिम को विलन के तौर पे दिखाया गया है और बार बार जॉन इब्राहिम इस तरह से बैठता है, वो इस तरह से बैठता है जानबूझकर अपने शरीर पर गुदे हुए इल्यूमिनाती के साइंस को दिखाता है, देश को बताता है कि मैं भी उन्हीं का आदमी हूं। और ये लोगों के बारे में तो आपको पहले से ही मालूम है। ये खान ही क्यों है किंग? क्या आपको मालूम है कि सलमान खान पूरे बॉलीवुड को संभालता है या नजर रखता है, या बिग बॉस सलमान खान ही है? क्या आपको मालूम है कि सलमान खान की मर्जी के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी फिल्म में कोई किरदार नहीं मिलेगा? अगर किसी की लड़ाई बजी है सलमान खान से तो उसको किसी फिल्म में काम नहीं मिल सकता। ये बात हमको एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने ही बताई थी, जो हमारे हरियाणा से हैं। और किसी टाइम पे सलमान खान के साथ उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया था। 2-3 साल तक किसी भी प्रोड्यूसर ने उनको काम नहीं दिया था। बाद में सलमान खान के साथ पैचअप करना पड़ा, उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी और तब उनको काम मिलना शुरू हुआ। हालांकि उसके बाद सलमान खान के साथ उनकी फिल्म भी आई। उससे पहले भी सलमान खान के साथ फिल्म आई थी, शायद आपको पता ही होगा। स्पेशल इफ़ेक्ट्स लगभग 0 हैं इस फिल्म के अंदर। फिर इसमें जो मुद्दे, हाँ, मैं जो ये बात बता रहा था खान्स को क्यों लेके गया, ये तो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर इल्यूमिनाटीज़ को देखा जाए एक बारी गौर से, तो इल्यूमिनाटीज़ के लिए जो मुस्लिम कल्चर है वो सबसे बड़ी समस्या रही है। मुसलमानों में ब्याज को हराम कहा जाता है। ब्याज रहित इकोनॉमी मुसलमान और इस पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है।
हमारे गांव में, हमारे देहात में हमारे सोशल स्ट्रक्चर के अंदर ये था कि हमें अगर ज़मीन लेनी है तो हम अपने रिश्तेदारों से 2-2 लाख 1-1 लाख रुपया लेकर ज़मीन ले सकते हैं। पूरी तरह से सोच समझकर सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया कि आपका पैसा सीधा बैंकों से ही ट्रांजैक्शन हो, आपके पास कैश रहे ही ना, आपके पास बचत रहे ही ना। जो 2008 में 23% बचत हुआ करती थी, आज भारत में मात्र 6 या 7% बचत रही है लोगों के पास। तो यानी कि अब धीरे धीरे ये बचत कम होती जा रही है, और जिस दिन एक परसेंटेज एक लेवल पर 5% से 4% से नीचे आ गई, उस दिन आपको रगड़ दिया जाएगा। और उसके बाद ऑनलाइन कोई साइबर अटैक आ गया, आपका ऑनलाइन डेटा सारा उठ गया, फिर क्योंकि 5 लाख रुपए तक की तो आपकी जो गारंटी है वो बैंक ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मतलब समझनी होंगी कि ये क्यों हो रही है। बाकी जो ब्याज रहित प्रणाली है ये मुसलमानों में है। सिनेमा को वर्जित किया मुसलमानों ने, इसीलिए इन्होंने हर चीज़ के प्रचार के लिए हर चीज़ को टॉप पर बिठाया, किनको? मुसलमानों को, ताकि मुसलमान लोग देखने जाएं और अपने उस कल्चर को भूल जाएं कि सिनेमा वर्जित है देखना। इन्होंने बाकायदा पूरा प्रोपेगेंडा रचा है सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ने का। चाहे हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, ये आपको दिखाने के लिए चल रहा है, असल में मुद्दा नहीं है कहीं पर भी। आप आम इंसानों में जा करके देखिए, आपको कोई मुद्दा नजर नहीं आएगा। केवल भक्त लोग जो सरकार के एजेंडे को चला रहे हैं, उनके अंदर जहर भरा हुआ है। और वो केवल मुसलमानों के लिए जहर नहीं भरा हुआ, उनको अपने पड़ोसी के लिए भी जहर भरा हुआ है, दूसरी किसी जात के लिए भी जहर भरा हुआ है। उनके अंदर वो जहरीले हैं, और जिनके अंदर प्रेम है उनके अंदर किसी के लिए जहर नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसलिए इनको बदनाम करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए इनको घरों से निकालना ज़रूरी है। आप फिल्में देखिए, आपको प्रमोट किया जाएगा बड़ा खूबसूरती से। इस फिल्म के स्टार्टिंग में ही आर्टिकल 370 को ही कारण बताया गया। देखिएगा, बड़ा कमाल की बात है। दुश्मन किसको दिखाया जाता है? आपको खेल में भी प्रतिद्वंदी कौन दिखाया जाता है? पाकिस्तान। युद्ध में भी आपका प्रतिद्वंदी, आपका दुश्मन कौन दिखाया जाता है? पाकिस्तान। असली आपके दुश्मन कौन बैठे हैं? वो यहूदी। यहाँ इंडो इजराइल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और दुश्मन आपका पाकिस्तान नजर आता है आपको। पैसा आपका इजरायली लेके जा रहे हैं, पैसा आपका अंग्रेज लेकर जा रहे हैं। और एक खास बात देखिएगा, जो संघीय एजेंडा चलाते हैं, जो एक खास तौर पे किसी धर्म के बारे में जहर उगलते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे ना, और उनको अगर आप देखेंगे, वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी बोलते नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मुगलों के खिलाफ जहर उगलते मिलेंगे। वो गांधी नेहरू के खिलाफ जहर उगलते मिलेंगे, लेकिन अंग्रेजों को ये कहेंगे अंग्रेज तो हमारे विकास के लिए, हमारा विकास करके गए हैं। एनीहाउ, कुछ साइंस हैं जो आपको टैटूज में मिलेंगे बड़े स्पष्ट तौर पर, और आप टैटूज में, वो पिक्चर्स में आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कौन से साइंस इब्राहिम की बाजू पर थे। चाहे लूसीफर के विंग्स दिखाना हो, चाहे फिर कैम्ट्रेल दिखाना हो, मतलब वो उनका जो प्रोजेक्शन है वो इस तरह से है कि आसमान में अगर इस तरह की चीज़ें आपको नजर आएँ तो उसके लिए आपको विचलित नहीं होना है, वो नॉर्मल है। वो पीछे धुआं है, वो होता कैम्ट्रेल है और वो लगता धुआं है, तो आपको लगेगा कि ये जहाज का धुआं है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात हो रही है दावोस के अंदर अभी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। वहाँ वो थी एक लड़की है, कौन सी है वो, थनबर्ग की कौन सी, मैं उसका नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, है ना। उससे पूछा गया, उसने टीवी पर एक बार हाउ डेयर यू, और फिर उससे जो पत्रकार हैं वो पूछ रहे हैं, अच्छा आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है ना देश दुनिया के ऊपर, कि दुनिया के लोग बड़ा वो फैला रहे हैं। तो यहाँ दावोस में जो क्लाइमेट चेंज पर चर्चा करने आया है, तो प्रति व्यक्ति उनके पास तो एक के पास एक जेट है अपना प्राइवेट, तो एक आदमी के लिए एक प्राइवेट जेट लेकर के आए हैं। एक प्राइवेट जेट जितने धुआं और जितना पोल्यूशन, एयर मतलब साउंड पोल्यूशन और जितना एयर पोल्यूशन करता है, उतना तो पूरा शहर नहीं मिलके करता होगा जेट। लेकिन नहीं, उसके ऊपर तो कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये एक एक आदमी 20-20 गाड़ियां लेके चलता है, वो पोल्यूशन नहीं करता है। मेरी एक 15 साल पुरानी गाड़ी पोल्यूशन करती है। नितिन गडकरी का बयान आया है ना कि सरकारी गाड़ियां 15 साल वाली क्रैश करी जाएंगी, कबाड़ बनाई जाएंगी, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए। मतलब आपकी जीडीपी इस बात पर निर्भर करती है कि आप यहां कितना पैसा सर्कुलेट करते हो, मतलब आप कितना पैसा खाते हो। आने दो,
आम पब्लिक के लिए इन गाड़ियों को कबाड़ बनाने का फरमान जारी होने दो, हम तोड़ेंगे उस फरमान को, हम दिखाएंगे तुमको, रैली निकालेंगे 15 साल पुरानी गाड़ियों की। आइए ना, आप बताइए किसके पास गाड़ी है, आप हमको दीजिए जनता सरकार मोर्चा को, हम लोग ऊपर बैनर लगा के चलाएंगे ये गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी है, हमने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया और आके हमारी गाड़ी को जब्त करके दिखाओ तुम, हम करेंगे विरोध इसका। आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, जैसे ही लोग आते हैं हम इस पे करेंगे। फिर इसमें एक बीमारी का बड़ा चर्चा किया गया इस फिल्म के अंदर। एक स्मॉल पॉक्स का एक वायरस जो है, वो म्यूटेटेड वायरस को, वो एक जो विलेन है जॉन इब्राहिम, वो एक दो गोलों में रख करके और ये कहता है कि अब हम ना एक शहर को टारगेट कर सकते हैं। इसके लिए अब हमको पूरे देश को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है, जहां भी इसको फैला देंगे वो पूरे शहर के अंदर फैल जाएगा। और फिर किसी तरह से वो इसके अंदर मैं आपको ये बता दिया मैंने आपको। फिर वो लैब के अंदर पीपी किट पहनना, और फिर वो जो अंदर जो बॉस है जो उस पूरे के पूरे इस पूरे मतलब इनका जो क्या बोलते हैं इसको, जो सीक्रेट एजेंसी है हमारी रॉस के असिस्टेंट में है, जो उस असिस्टेंट एजेंसी के जो हेड है वो शबाना आजमी है, वो पहले अपने आप को गोली मार लेती है, फिर बाकी सारे लोग अपने आप को गोली मार लेते हैं, और फिर पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। इसमें एक मैसेज आता है कि अगर स्मॉल पॉक्स आ जाए तो पूरी की पूरी उस यूनिट को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए, क्योंकि हमें अगर देश बचाना है तो अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। पिछले 3 साल में एक बीमारी के नाम पर जब आपको घरों में कैद किया गया तो आपने यही सोचा कि मैं देश बचाने के लिए जनता कर्फ्यू में साथ दे रहा हूँ। पुलिस वाले जब आपको मार रहे थे तो आप अपने आप को गिल्टी फील करके कि मैं अपने देश को बचाने में योगदान दे रहा हूँ, आप डंडे भी खा रहे थे। आप सरकारों के बनाए हुए उस पूरे के पूरे जाल को नहीं समझ पाए, और अभी सरकार आपके लिए नया जाल बुन रही है कि अगर देश बचाना है तो जिस प्लेन में वो दूसरा वायरस का दूसरा वो गोला रखा है, उसको बचाने के लिए, मतलब उस देश को बचाने के लिए उस प्लेन को ही उड़ाना पड़ेगा मिसाइल से। यदि आपको इसमें प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग नज़र नहीं आती है तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। यदि आपको इनका फ्यूचर प्लान समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। मैंने इस पूरे की पूरी बातचीत में आपको बताया है कि आपको मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में यदि कोई वायरस ऐसा आए तो आपके पूरे घर को भी यदि आग लगा दी जाए तो पड़ोसी बोलेंगे नहीं, क्योंकि यही सब स्वीट टूथ करके एक लिमिटेड सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पर, उसमें हो रहा था। यही सब कुछ जो पीछे मूवीज़ आई हैं जिसमें ज़ॉम्बी वायरस का जो एक बार लॉन्च किया था ना, याद है ना आपको कि ज़ॉम्बी वायरस आ रहा है। वो ज़ॉम्बी वायरस क्या है ये पता आपको तब चलेगा जिन शहरों में 5G चालू हो जाएगा। आपको रोज़ खबरें मिल ही रही हैं अपने आसपास, हार्ट अटैक्स के केसेस कितने बढ़ गए हैं, आपके ब्रेन हैमरेज, लकवा। अभी मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले कि भाई साहब तीनों ले रखे थे, अभी पैरालिसिस हुआ है, 32 साल का भतीजा था मेरा। एक ने मैसेज किया, मेरा दोस्त था जो मान नहीं रहा था, अब कह रहा है बताओ डिटॉक्स करवाओ। डिटॉक्स पे भी कई बार चर्चा हुई है, आप मैसेज कर सकते हैं 9518170000 पर कि डिटॉक्स कैसे करें। आपको वो वीडियो का लिंक भेज दूंगा डॉक्टर सूजन वाला डिटॉक्स प्रोग्राम का। मैं बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है डिटॉक्स। तो जिस व्यक्ति ने उस डिटॉक्स प्रक्रिया को अपनाया है और उनका डेटा इकट्ठा किया है, उनका स्वागत है। क्योंकि मैं डॉक्टर सूजन का नाम बार बार से इसलिए लेता हूँ क्योंकि उन्होंने डेटा इकट्ठा किया। उन्होंने पहले रिपोर्ट बनाई, उसके बाद देखा कि हाँ इसके अंदर जो है इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स आए हुए हैं बूटी के,
और उसके फिर डिटॉक्स किया बॉडी को और फिर उसके बाद रिपोर्ट कराई तो उनमें आराम मिला। और अभी तक जितने लोगों को हमने रेकमेंड किया था उन सब के रिजल्ट्स ये है कि हाँ हमको लाभ हो रहा है। अब ये लाभ परमानेंट है कि टेम्परेरी, ये लंबे समय में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वो अभी बचे हुए हैं। बहुत लोग हैं जिनका डे डाइमर बहुत हाई हो गया था, वो लो हुआ है, लिवर फंक्शन ठीक हुए हैं, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, वो भी लो हुआ है। बाकी आपको अगर कोई पूरी तरह से जानना है तो आप नंबर पे मैसेज करेंगे तो मेरा नंबर तो खैर आप गूगल करेंगे तो भी आ जाएगा। कोशिश कीजिएगा कॉल नहीं करें, आप व्हाट्सएप ही करें और जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। इन फिल्मों के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको देखना आना चाहिए कि वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं और आपको उसमें से क्या निकालना है। हमने तो उसमें से निकाल के बताने की कोशिश की है, आप अपने साथियों को जगाने की कोशिश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।